अरे रंजन सर गोरे दिखने चाहिए, बाकी तो सब मोह माया है कि नहीं। चलो। अरे कैमरवा में गोरे दिखने चाहिए बुढ़वा। क्या बता रहे थे बेटा? क्वेश्चन दिए थे। लाओ। अच्छा, क्वेश्चन दिए थे, बना था। है, पहला नहीं बना था। चलो, क्वेश्चन थोड़ा सा हम डिस्कस कर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन देखो तो। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, कहता है टू एलिमेंट ए एंड बी फॉर्म्स कंपाउंड हैविंग मोलिकुलर फार्मूला AB2 एंड AB4। देखो, ए और बी दो कंपाउंड, दो एलिमेंट कंबाइन करके दो कंपाउंड बना देता है, AB2 और AB4 बना दिया, ठीक है। व्हेन डिजॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन के अंदर इसको डिजॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। ये बेंजीन है और बेंजीन के अंदर कहता है जब हम 1 ग्राम, सॉरी 20 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम AB2 लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाई इतना, मतलब इसके अंदर हमने क्या किया, AB2 जब ऐड किया तो जो सॉल्यूशन बना, ठीक है, जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन में क्या हो गया, वेट ऑफ AB2 का वेट कितना दे रहा है, 1 ग्राम AB2 जब किसमें डिजोल्व किया बेटा, वेट ऑफ बेंजीन C6H6 बेंजीन का 20 ग्राम बेंजीन में जब ऐड किया तो इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डिप्रेस्ड बाय 2.3 डिग्री, यही कह रहा है, ये ना है, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2 पॉइंट, मतलब लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑलरेडी दिया है, मतलब डेल्टी एफ डायरेक्ट 2.3 डिग्री दे रहा है। वेयर एज 1 ग्राम ऑफ AB4 को जब हमने ऐड कर दिया सॉल्यूशन में, तो अब जो सॉल्यूशन बना इसमें क्या कर रहा है, 1 ग्राम AB4 1 ग्राम AB4 जब किसके अंदर 20 ग्राम बेंजीन में ऐड किया, तो उस केस में इसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो डिप्रेस हुआ वो कितना हुआ, 1.3 डिग्री से हुआ, यही ना हुआ है। तो हमसे कहा जा रहा है, अच्छा केएफ फॉर बेंजीन का केएफ दे रखा है कितना, 5.1 केल्विन पर मोल केजी दे रखा है। तो हमसे कहा जा रहा है बताओ एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी क्या होगा, मतलब ए और बी का एटॉमिक मास क्या होगा ए और बी का। तो इसका एक्स मान लेते हैं, इसका वाई मान लेते हैं, तो इसका मोलिकुलर वेट बेटा क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट इसका x + 2y, और इसका मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, x + 4y हो गया। इस सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन 1 मान लेते हैं और इसको सॉल्यूशन 2 मान लेते हैं। दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए, सिंपल बता रहा है, और दो इक्वेशन के लिए दो डाटा दे रखा है, यही ना दिया हुआ है, तो बस अब बना देना है। चलो, तो हमारे पास है डेल्टी एफ इजकल टू क्या है, KFM। तो पहला सॉल्यूशन के लिए चलते हैं सॉल्यूशन 1 के लिए, तो सॉल्यूशन 1 के लिए डेल्टी एफ कितना है बेटा, 2.3 पॉइंट इजकल टू केएफ बोलो 5.1 इंटू मोलालिटी वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट x + 2y AB2 का है, इंटू 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट का वेट कितना है 20 ग्राम, ठीक है। हाँ, कोई जरूरी नहीं, एक बात और याद रखो, डेल्टी, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, इसका जरूर ख्याल रखो, डेल्टी एफ या डेल्टी बी ये डिग्री सी में हो चाहे केल्विन में हो, उसमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी टेम्परेचर डिफरेंस है। इस कारण से अगर ये अब ये कंफ्यूजन के लिए तुमको ये दे देगा, इससे मतलब नहीं। अब इसको अगर तुम चेंज, ये जो डिफरेंशिएट करके आ रहा है, तो ये डिग्री सी में आए चाहे केल्विन में, इधर डिफरेंस इतना ही ना रहेगा। इसी के लिए हम बोले थे कि ये जो यूनिट है वो केल्विन में भी लिख सकते हैं और डिग्री सी में भी लिख सकते हैं, तो ये डिफरेंस है। तो डिफरेंस में यहाँ डिग्री सी में भी करोगे डिफरेंस तो यही आएगा, और केल्विन में भी डिफरेंस लोगे तो
वही आएगा। तो डिफरेंस अगर रहे तो वो डायरेक्ट उसको यूज करना है। समझ में आया बात? इसमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलो अब ये आ गया, यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, एक्स प्लस वाई 2y इज इक्वल टू, एक इक्वेशन आ गया, इसमें डाल के इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो कितना हो गया ये 50, 5.1 इंटू 5, ये हो गया 5.1 इंटू 50 और बाई 2.3, यही ना होगा इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ दूसरे के लिए, चल जाओ सेकेंड सॉल्यूशन के लिए बेटा करो। तो सेकेंड सॉल्यूशन में कौन सी हो गया, अब फिर इसके लिए भी कितना डिफरेंस, तो 1.3 इज इक्वल टू 5.1 इंटू इसका वेट 1 बाई कितना इसका x प्लस 4y इंटू 1000 बाई 20, तो ये भी हो गया। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5.1 इंटू 50 और बाई 1.3, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू आ जाएगा, यही उसका एटॉमिक मास होगा। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन को? क्वेश्चन बस लिखना है, मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन को थिंक करो और लिखो, क्वेश्चन खुद ब खुद समझ में आएगा। दो एलिमेंट ए और बी मिलके दो कंपाउंड बनाया, तो दिमाग में बैठना चाहिए, और क्वेश्चन निकालने के लिए एटॉमिक मास कह रहा है। तो जैसे ही दो अननोन है तो तुमको दो इक्वेशन का व्यवस्था करके देगा। तो दो इक्वेशन का व्यवस्था कहा कि एक बार AB2 को डिजोल्व करके एगो बनाए, AB4 को डिजोल्व करके एगो बनाए, तो दो इक्वेशन बनाने का व्यवस्था आ गया। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है बात? सर इसको देखो, यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू अगर गौर करोगे तो एक्स का वैल्यू 25.59 है और y का जो वैल्यू आएगा 42.64 आएगा। तो अप्रोक्सीमेट करके, जिस अब अप्रोक्सीमेट के फॉर्म में तुम ले सकते हो, जो डाटा थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम एग्जैक्ट लिख दिए कि जो डाटा इसके अनुसार से दे रहा है वो यही आंसर है। तो इसके आसपास जो हो जाए, 25-26 के आसपास ये रहे, 42-43 के आसपास ये रहेगा, यही रहेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ला दो बेटा। चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन हैविंग मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.8 एंड द लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 1436.3 कैलोरी पर मोल। ठीक है, चलो हो गया ये, हटाए। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द, क्वेश्चन था तुम्हारा क्या, कैलकुलेट, तो लिख देते हैं कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन हैविंग मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0.8 एंड क्या था, लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 1436.3 कैलोरी पर मोल, ही ना है, यही क्वेश्चन है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन हमको निकालना है, किसका, फ्रीजिंग पॉइंट। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या समझ रहा है, वाटर है, प्योर वाटर है, इसके अंदर तुमने क्या डिजोल्व किया, कुछ कोई सॉल्यूट ऐड किया हुआ है, और सॉल्यूट ऐड करके क्या बनाया है, सॉल्यूशन बनाया है। अच्छा, प्योर वाटर है बेटा, तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट तुमको क्या पता है, फ्रीजिंग TF इनिशियल तो पता ही है 0 डिग्री सी। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, दिया क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मतलब इस सॉल्यूशन में कौन है, सॉल्यूट है और कौन है, वाटर है। वाटर बोले तो सॉल्वेंट है, यही ना है। तो ये दिया हुआ कितना 0.8, सम टोटल मोल फ्रैक्शन 1, तो 0.8 है तो 0.2। क्लियर है। लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस दिया हुआ है इतना कैलोरी पर मोल। रिमार्केबल पॉइंट हम शुरू में बताए थे, वो बेवकूफ बनाने के लिए लिखेगा लेटेंट हीट, लेकिन यूनिट दे देगा पर मोल।
तो पर मोल का मतलब तुम क्या समझोगे, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ही है वो। पर ग्राम का मतलब लेटेंट हीट, अब पर मोल का मतलब इंथैल्पी, ये याद रखना है। क्लियर है? तो चलो, तो सबसे पहला काम तो हमको अब यहां से हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए दो तीन डाटा। हमको अब चाहिए डेल टी एफ इजिकल टू क्या है, टी एफ इनिशियल माइनस टी एफ फाइनल। तो हमको यहां से टी एफ फाइनल चाहिए, तो टी एफ फाइनल इज इक्वल टू क्या, टी एफ इनिशियल और माइनस क्या, डेल टी एफ। तो इसके लिए ये तो दिया हुआ है, हमको टी एफ फाइनल चाहिए, क्या चाहिए, डेल टी एफ चाहिए, मतलब डेल टी एफ चाहिए। और डेल टी एफ के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, के एफ एम है। अब प्रॉब्लम यह है कि अपने पास ना तो के एफ है और ना ही एम है, समझ में आ रहा है, ना ही के एफ है और ना ही, तो हमको के एफ भी चाहिए और एम भी चाहिए, तब जाके काम बनेगा। तो चलो, सबसे पहला बात तो हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, केफ का। तो केफ इजकल टू क्या फॉर्मूला था, आर टी एफ इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल एच फ्यूजन इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना फॉर्मूला बताया था बेटा। चलो, तो यहां से कितना हो जाएगा, तो चलो यहीं पे लिखते हैं आर। अच्छा, आर का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, डेल एच के वैल्यू पे, बताया था पिछले क्लास में। आर का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, डेल एच क्या यूज कर रहा है उसके अनुसार से आर का वैल्यू डिफाइंड होगा। तो आर का वैल्यू डिफाइन कर लो, तो आर का वैल्यू कैलोरी में लेंगे, क्योंकि वैल्यू किस में है बेटा, कैलोरी में। तो क्या लिख देगा यहाँ पे 2, ठीक है, इनटू ये टेम्परेचर है, तो क्योंकि आर का वैल्यू तो भी हम यूज कर रहे होंगे उसमें टेम्परेचर कैलोरी में होता है, तो यहाँ जो फॉर्मूला है उसमें केफ का जो वैल्यू होगा उसमें हम जो टेम्परेचर लेंगे वो कैल्विन में लेंगे, तो नहीं तो जीरो हो जाएगा, तो सब जीरो बैठा देगा सब उसको, ठीक है। तो ये क्या होगा, जीरो का मतलब 273 कैल्विन, तो कितना हो जाएगा 273 का स्क्वायर इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, वाटर, तो इंटू 18 बाई 1000 इंटू 1436.3 केफ हो गया, इंटू अब आ जाते हैं एम, एम मतलब मोलालिटी, मोलालिटी को लाके डालते हैं। प्रॉब्लम यही है कि मोलालिटी भी नहीं दिया है, मोलालिटी निकालना होगा। मोलालिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, अब दे रहा है, लिख रहा है एक सॉल्यूट बाई एक सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोलालिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। एक फॉर्मूला याद रखोगे, डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी को रिलेट करने का, ही जानते हो फॉर्मूला। तो इसको यूज करेंगे, तो एक सॉल्यूट बाई एक सॉल्वेंट इंटू 1000 इजिकल टू मोलालिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये क्या हो गया, 1000 इंटू सॉल्यूट 0.2 बाई 0.8 मोलालिटी इंटू 18, ठीक है। तो ये हो गया क्या, m इज इक्वल टू 1000 बाई 18 55.5, 1000 को 18 से डिवाइड करेगा तो 55.5, आई डिवाइड करेगा तो 4, तो कितना हो जाएगा 55.5 बाई 4, मोलालिटी आ गया। तो अब यहाँ से ये हो गया इंटू हो गया 55.5 अपॉन 4, यहाँ से हम लोग डेल टी एफ निकाल लेंगे, डेल टी एफ को इसमें से घटा लेंगे जीरो में से, वही हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास टी एफ फाइनल आ जाएगा। सबको बात समझ में आएगी नहीं। तो दो डाटा, ना तो केफ दिया है ना ही मोलालिटी, तो मोलालिटी निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन दिया, उससे यूज किए। केफ वाला जो लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला दिए थे उस फॉर्मूला को यूज करके केफ निकाले, फिर इसमें डाल के डेल टी एफ निकाले, और डेल टी एफ को यूज करके हम लोग टी एफ फाइनल निकाल लेंगे। बात समझ में आया? तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा कि नहीं। अरे इसको -25.97, हाँ वही तो, पहले 25 आया है ना, चलेगा, ठीक है। जैसे एग्जैक्ट एग्जैक्ट 2 कैलोरी नहीं होता है, हाँ 1.9899 के आसपास होता है, तो जब वो डालोगे तो वैल्यू जो होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, इस कारण से वो आ रहा होगा, लेकिन चलेगा। इसका आंसर निकालेगा तो आएगा 25.97, 9 के आसपास मानो ना, -25.9 डिग्री सी, ठीक है। ये हो गया, क्लियर है सबको? और ये हो गया, एक और था, चलो बता ही देते हैं, लो।
लास्ट क्वेश्चन है, इफ एक लास्ट क्वेश्चन था, इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन aqueous solution is 100.1 degree C, what will be its freezing point? इन था given latent heat of fusion and vaporization of water is 80 calorie per gram and 540 calorie per gram रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक क्वेश्चन है। चलो, तुमको बॉइलिंग पॉइंट दिया पड़ा है और फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का। ठीक है, तो सॉल्यूशन कौन सा? एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन तो तुमको पता है, पानी है, पहले प्योर वाटर होगा, इसमें तुम क्या किया है? सॉल्यूट ऐड किया है, तो सॉल्यूट ऐड करने से कौन सी बना है? सॉल्यूशन बना है। ठीक है, यही है कहानी। अब प्योर वाटर जो है, तो प्योर वाटर का कहानी हमको पता है, टीबी इनिशियल कितना है? 100 डिग्री सी, जानते हैं, और टीएफ इनिशियल जानते हैं 0 डिग्री सी है। क्वेश्चन में कहता है इसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा कितना है? टीबी फाइनल जो है वो कितना है? 100.1 डिग्री सी है, 100.1 डिग्री सी है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि टीएफ फाइनल क्या होगा बताओ, टीएफ फाइनल क्या होगा बताओ, यही पूछा जा रहा है। जबकि हमको दिया हुआ है क्या? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है हम लोगों को। कितना? फ्यूजन देखो 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम, और ये 540 कैलोरी पर ग्राम ये दिया हुआ है। ये पूरा वाटर के लिए दिया पड़ा है, यही ना है। तो देखो ये दिया है, यहां से तुम क्या निकाल लेगा? डेल टीबी इजकल टू क्या होगा? टीबी फाइनल माइनस टीबी इनिशियल, मतलब 0.1। यहां से हमारा डेल टी एफ इजकल टू क्या होगा? टीएफ इनिशियल कितना है? 0, और माइनस क्या हो जाएगा? टीएफ फाइनल होगा। तो इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा? टीएफ फाइनल इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस डेल टीएफ, माइनस डेल टीएफ ही ना होगा। इसको इधर कर दो, माइनस डेल टीएफ। तो हमको यही निकालना है। तो डेल टीएफ, टीएफ फाइनल किसके बराबर होगा? बोलो, माइनस डेल टीएफ के। तो डेल टीएफ निकाल लेंगे, अगर अब माइनस लगा देंगे तो काम हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है बात? चलो, और डाटा में कुछ नहीं दिया है, तो अंडरस्टूड है कि इसकी मोलालिटी क्या होगी? एम होगी, कांस्टेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम है। क्वेश्चन में नहीं दिया है तो एम मोलालिटी होगा। चलो, तो पहले क्या करेंगे? डेल टी बी इजकल टू क्या? केबी, केबी एम। तो केबी एम मतलब केबी का मतलब आर टीबी इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यही ना होगा, इंटू केबी एम। इक्वेशन नंबर 1 होगा। और डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर टी एफ इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा एम। इक्वेशन नंबर 2 होगा, नहीं ना होगा। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, तो आसान हो जाएगा, आलतू फालतू कट के हट जाएगा। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो। फायदा ये होगा, डेल टी बी अपॉन डेल टी एफ इज इक्वल टू आर टी बी इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अपॉन आर टी एफ फाइनल का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल फ्यूजन, है ना होगा, इंटू एम एम। एम एम कैंसिल हो गया, आर आर कैंसिल हो गया, 1000 कैंसिल हो गया। तो डेल टी भी मतलब जब भी ऐसा रहे, एक का दिया हो दूसरा निकालना हो, तो क्या करना है? डिवाइड कर दो। तो इससे फायदा क्या होगा?
जो कॉमन टर्म है, जैसे नहीं तो क्या करना पड़ता, आर डालना पड़ेगा, सब डाल के पहले को निकालना पड़ेगा, फिर दूसरे में डालना पड़ेगा, तो लंबा कैलकुलेशन होगा। तो इस केस में क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ से डेल टी बी अपॉन क्या हो जाएगा, डेल टी एफ इज इक्वल टू टी बी इनिशियल का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, टी एफ ये इंटू सॉरी ये इधर से इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इंटू ये उलट के ऊपर चल जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और बाई हमारा हो जाएगा कितना, टी एफ फाइनल का स्क्वायर, यही हो गया। ठीक है, अब डाटा सब पता है तुमको, डेल टी बी कितना है, डेल टी बी 1 अभी निकालो 0.1, देखो डेल टी बी कितना है बेटा 0.1 नहीं ना आया है, यहां से कितना डाल देंगे, ये हो जाएगा 0.1 बाई डेल टी एफ फाइंड करने का है इज इक्वल टू टीबी इनिशियल 373 केल्विन का स्क्वायर अपॉन सॉरी ये डेल टी, हाँ ये अपॉन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कितना है 540, तो 540 इंटू ऊपर चल गया 80 अपॉन टी एफ फाइनल कितना हो गया 270 डिग्री सी, तो 273 का स्क्वायर, और यहाँ से कौन सी अननोन है डेल टी एफ, ये निकाल लेंगे, और डेल टी एफ आ गया तो टी एफ फाइनल क्या बताए, इसमें माइनस डेल टी एफ है, तो माइनस लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा टी एफ फाइनल आ जाएगा। सबको क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, तो बेसिक चीज क्या हो गया, हमने डाटा लिखा, जो दिया था वो लिख लिए, जो निकालना है तो निकालना है, उसके लिए ये चाहिए डाटा, दोनों इक्वेशन को लिख के कंपेयर कर दिए, जो अननोन डाटा था वो कट के हट गया, जो कॉमन था दोनों में, उसके बाद क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। क्लियर है सबको, समझ में आया सबको, चलो तो उतार लो इसको भी, फिर आगे बढ़ते। जनरली देखो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, और डाटा चेंज करके कुछ भी डाला जा सकता है, डाटा दे रहा है उसमें हमको कहीं के बी और केफ का वैल्यू दे नहीं रहा है, इस कारण से डायरेक्ट उसको हम यूज नहीं कर सकते, हो सकता है डाटा एब्सॉर्ब भी कर दे, वो तो इस डाटा से कोशिश कर रहे हैं ना बनाने का, एग्जैक्ट डाटा तो दे नहीं रहा है, हम 1.8 या 5.1 लेके चले, ये जरूरी नहीं है कि उसको लेके चला, क्योंकि डाटा में हमको लेटेंट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन का डाटा दे रहा है, अगर वो डाटा चेंज कर देगा कुछ और दे दे, एक्सपेक्टेड कुछ भी दे सकता है, तो उस केसेस में डायरेक्ट वो वैल्यू डालना सही नहीं रहे, आ जाएगा इस कारण की एग्जैक्ट वैल्यू लेटेंट हीट का डाला हुआ है, वाटर का लेटेंट हीट और फ्यूजन और वेपराइजेशन दिया हुआ 80 और 540 होता है, अब इसी को हम चेंज करके कह दें कि वाटर का लेटेंट हीट और फ्यूजन इतना होगा और वेपराइजेशन इतना होगा, तो केवी का वैल्यू नहीं चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा तो डाटा एब्सर्ड हो जाएगा। ठीक है, बात नहीं करो, ढोलक रे पढ़ाएगा तो नहीं दोनों, हो गया ये, आंसर इसका आएगा -0.362 एग्जैक्ट, -0.3 आ जाए और आगे जो थोड़ा मोड़ा चेंज हो सकता है, अगर कैलकुलेशन में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है तो इशू नहीं है। ये हो गया, चलो क्वेश्चन लिखा, कैलकुलेट द इंट्रोपी चेंज फॉर वेपराइजेशन of water if latent heat of vaporization of water is 540 calorie per gram, 540 calorie per gram,
given Kb for water is 0.51 Kelvin per molality per molal. Match the following if the molecular weight of X, Y and Z are same. X, Y, Z. Boiling point other Kb 100, 27, 253, 0.68, 0.53, 0.98. लिख लिया क्वेश्चन समझ। अच्छा, ये एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर करो, हम तुमको बता दिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स तुम लोग पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स में इंट्रोपी पढ़ाया गया होगा। तो इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन जो होता है, जब लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो एक मोल लिक्विड को हम पढ़े हैं, एक मोल वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी दिए थे उसको क्या बोले थे, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और कहाँ पे देते थे, ये बॉइलिंग पॉइंट पे। किस पे, बॉइलिंग पॉइंट पे। तो इस पे इंट्रोपी चेंज जो होता है, कौन, इंट्रोपी। तो इंट्रोपी चेंज जो होगा डेल एस, इंट्रोपी चेंज, इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, ये बराबर होगा डेल एच वेपराइजेशन बाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। क्या होता है, समझ में आ रहा है। ये तुम्हारा क्यू रिवर्सिबल, मतलब बेसिकली इंट्रोपी जो होता है वो क्यू रिवर्सिबल बाई टी होता है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया होगा। तो ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है उस समय क्यू रिवर्सिबल कितना है, डेल एच। और यहाँ पे टेम्परेचर कौन सा है, बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टेट चेंज में, फेज चेंज में क्यू रिवर्सिबल बाई टी, मतलब क्यू रिवर्सिबल के जगह पे डेल एच और टी के जगह पे बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास हो गया इंट्रोपी जो हो गया, इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन जो हमारे पास हो गया वो यही हो गया, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को समझो। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है, क्या निकालना है, इंट्रोपी चेंज। तो इंट्रोपी निकालने का है और केबी दिया है। तो केबी के फॉर्म में तुमको फॉर्मूला क्या है बेटा, आर टीबी इनिशियल का स्क्वायर बाई 1000 इंटू डेल एच वेपराइजेशन इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही ना है? अच्छा, तो डेल एच वेपराइजेशन को थोड़ा सा देख लो। तो ये हो गया आर टीबी इनिशियल का स्क्वायर इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट बाई ये 1000 इंटू डेल एच वेपराइजेशन इजकल टू क्या हो जाएगा, बोलो, डेल एच वेपराइजेशन इंटू बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट टीबी इनिशियल। बात समझ में आया। बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या है, इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट इसके सॉल्यूशन का क्या है, टीबी इनिशियल ही ना है। टीबी इनिशियल क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर लिक्विड। तो टीबी इनिशियल यही हो गया। तो टीबी इनिशियल इसके जगह पे, मतलब ये हो गया, यहां से हम लिखेंगे तो डेल एच वेपराइजेशन इज इक्वल टू क्या, डेल एच वेपराइजेशन बाई बॉइलिंग पॉइंट हम क्या माने हैं, टीबी इनिशियल माने हुए हैं। तो यहां से इधर हो गया, तो एक और टीबी इनिशियल से एक और टीबी इनिशियल कट गया। तो अब क्या हो गया, अब तो डाटा जो हमको प्रोवाइड कर रहा है वो तो पता ही है हमको, केबी कितना दिया है 5.1 और ये कितना दिया है 540। अब बस डाटा को सबको पुट करो क्वेश्चन में और तुम्हारा सॉल्व करो, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे अब हम लोग यूज कर सकते हैं, केबी दिया हुआ है कितना 5.1 है ना था, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कैलोरी में है तो ये 2 इंटू आर टीबी इनिशियल, पानी है ना, तो 100 डिग्री सी मतलब कितना 373 केल्विन
इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, वाटर है तो 18 बाई 1000 इंटू डेल्स वेपराइजेशन, डेल्स वेपराइजेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा वही तो फाइंड करना है, ये है डेल्स वेपराइजेशन, तो यहां से क्या निकल जाएगा, डेल्स वेपराइजेशन नहीं निकल जाएगा जी, अरे निकल जाएगा ना हो, समझ में आया कि नहीं सबको। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, तो तुमको देखो क्वेश्चन कहां से रिलेट कर कहां ले गया, इसको उठा के थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट कर दिया, तो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट किया तो केबी का वैल्यू तो वही है, बस डेल एच के जगह पे ये डेल एच वेपराइजेशन होता है, डेल एच वेपराइजेशन बाई बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ से डेल एच वेपराइजेशन का वैल्यू यूज करके फिर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। समझ आ गया बात सबको, कर लेंगे इसको भी। 0 वैल्यू 0.51 है तो 0.51 डाल देंगे, हो क्या 0.51 है तो 51 डाल दो। ठीक है निकल, हमको इंट्रॉपी निकालना है, हमको इंथैल्पी थोड़ी निकालना है, हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, इंट्रॉपी, डेल्स निकालना है। ऑलरेडी डेल्स वेपराइजेशन तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में 540 है, क्वेश्चन में कितना 540 दिया हुआ है ना, कैलोरी दिया हुआ है। हाँ तो वहां से निकाल लेंगे, डेल्स निकाल लेंगे, फिर वहां फॉर्मूला में डाल के तब निकाल लेंगे, ये भी कर सकते हैं। हाँ सेम आएगा, कोई जरूरी नहीं है, वो भी कर सकते हैं। अच्छा हाँ दे, अच्छा क्वेश्चन में दिया हुआ है लेटेंट हीट है, दिया हुआ है तब तो ठीक, तब तो डायरेक्ट और फॉर्मूला बेस हो गया, हमको लगा नहीं दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में शायद अभी क्वेश्चन में लेटेंट हीट भी दिया हुआ है 540 कैलोरी पर ग्राम। अच्छा तो जब वो दिया, देखो हम ये मॉडिफाई कर दिए हैं इस कारण कि क्वेश्चन में तुमको खाली क्या दिया रहे, सीधा दे देगा कुछ नहीं दे, और तुमको केबी का वैल्यू दे दे और इंट्रोपी निकालने के लिए बोल दे, क्या हो जाएगा, अगर केबी का वैल्यू दे दे और कह दे इंट्रोपी निकालो, तो इस केस में इसी के लिए इसको मॉडिफाई किए हैं हम। लेकिन क्वेश्चन में अगर लेटेंट हीट दिया है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का रिलेशन हम जानते हैं, उसको यूज करके हम डेल्स वेपराइजेशन निकाल लेंगे, और डायरेक्ट बॉइलिंग पॉइंट से डिवाइड कर देंगे तो डेल्स वेपराइजेशन भी निकल जाए, तो डायरेक्ट निकल जाएगा, इतने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये तब हो गया, ये चीजें तब हो गई जब डेल्स वेपराइजेशन नहीं दिया है। अगर क्वेश्चन में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमको दिया है 540 कैलोरी पर ग्राम दिया हुआ है, तो हम क्या निकाल लेंगे, डेल्स वेपराइजेशन निकाल लेंगे, तो डेल्स वेपराइजेशन कितना हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इंटू 18 हो जाएगा, क्या गया, और फिर यहां से डेल्स वेपराइजेशन डायरेक्ट निकाल लोगे क्या, 540 इंटू 18 बाई बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन। ठीक है, यहां से कैलकुलेट कर लोगे तो ये भी आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। समझ आए बात, चलो मतलब दोनों तरीका हो सकता है, लेटेंट हीट या इंथैल्पी दिया है तब तो डायरेक्ट फार्मूला, तब तो थर्म, ये इसके बताने का मतलब यही था कि अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ दिया है तब तो ये डायरेक्ट, ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का है। अब ये तरीके से गए तो हमको क्या जरूरत पड़ा, हमको कहीं भी केबी का जरूरत नहीं पड़ा, समझ आ रहा है बात, केबी का जरूरत नहीं पड़ा, तो इस कारण से केबी को मॉडिफाई करके हम केबी के फॉर्म में चीजों को एक्सप्लेन किए हैं। तो जनरली जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो ये वाटर है तो प्रोवाइड किया, लेकिन जनरल केसेस में जब केबी देगा तो वहां लेटेंट हीट नहीं देगा, डेल्स वेपराइजेशन नहीं देगा, क्योंकि तुमको तो इंट्रोपी निकालने का है, तो वो क्या करना होगा, मॉडिफाई करके ये वाला फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्ट। ठीक है, अरे बात समझा ना साहब, चलो लास्ट क्वेश्चन, ये जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखो तो,
हाँ इतना ही है, आई क्वेश्चन है ये, आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ मैच करना है बॉइलिंग पॉइंट का केबी के साथ। मैच द फॉलोइंग इफ द मोलिकुलर वेट ऑफ एक्स वाई जेड आर सेम, एक्स वाई जेड का मोलिकुलर मास सेम है, तो किस बॉइलिंग पॉइंट का केबी क्या होगा? क्या रहा है? हाँ देखो, सॉल्व करो देखो, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, क्या करेंगे, अभी जस्ट पढ़ाए हैं, बताइए कि के बी इजकल टू आर टी बी इनिशियल का स्क्वायर इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट बाई 1000 इंटू डेलेस वेपराइसन या डेलेस वेपराइसन, यही है ना? जब लिक्विड लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होगा और वेपर लिक्विड में, लिक्विड वेपर का जब फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो यहाँ पे बेसिकली तुमको ख्याल रखना है कि वेपराइजेशन रैंडमनेस बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा? मतलब ये लिक्विड है, एंट्रोपी ऑफ लिक्विड, वेपर है तो एंट्रोपी ऑफ वेपर, ठीक है? तो और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? लिक्विड से वेपर के कन्वर्सन को वेपराइजेशन कहते हैं, और ये बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, पता है? तो ये लिक्विड, तो ये इंट्रोपी डेलेस जो होता है, डेलेस रिएक्शन जो होता है, इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट होता है, ठीक है? तो इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट मतलब ये क्या हो गया, एस वेपराइजेशन माइनस एस लिक्विड, एस लिक्विड, ठीक है? प्रोडक्ट में वेपर है, रिएक्टेंट में लिक्विड है, तो एस वेपर माइनस एस लिक्विड है, ये एस लिखा हुआ है, पाठ नहीं समझेगा लड़ सब, ठीक है? ये सॉरी लिक्विड था, ये गड़बड़ा गया, ये ठीक था, ये हो गया लिक्विड, अरे हुआ ना? अब क्योंकि वेपराइजेशन हो रहा है, तो वेपराइजेशन होगा तो रैंडमनेस ज्यादा किसका, लिक्विड का होगा कि वेपर का? वेपर फेज में जब पहुंच, ये वेपर फेज में है, तो इस कारण से सिंस एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन इज ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ लिक्विड, तो इस कारण से ये जो होगा ये ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन के, तो इस कारण से डेलेस हमारा क्या रहेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? समझ आ गया बात? लाइन सबको समझ में आया? काहे कांस्टेंट है, काहे कांस्टेंट है? देखो क्वेश्चन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो हो सकता है क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ऐसे दो चार आदमी मुंह बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो घर पे कॉपी को नहीं पढ़ रहे हैं। हमने बताया है कि जितनी माइन्यूटली, जितने छोटे छोटे टर्म्स में डिवाइड करके हम टॉपिक्स को पढ़ा रहे हैं, अगर उन क्वेश्चंस को तुम घर पे नहीं बना पा रहे हो, घर पे रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, ये नहीं समझ में आएंगी। कोई चीज का शॉर्टकट नहीं है, पढ़ोगे चीजों को तभी उसका अप्लाई करना सीख पाओगे। ये पार्ट जो है ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट होके आ रहे हैं, जो 11th के पार्ट हैं, जिनको हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो थोड़ा सा तुमको अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा, तुमको मेहनत करना पड़ेगा, क्वेश्चंस बनाने हैं, क्वेश्चन को अप्रोच करना है, तो घर पे जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो फिर धीरे धीरे नहीं समझ में आएगा। तो अपना अप्रोच तभी डेवलप होगा जब तुम क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करोगे। तो यहाँ पे इंट्रोपी क्या हो गया, इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन थ्रू आउट क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। ई लाइन समझ, क्यों कांस्टेंट हुआ? इंट्रोपी होता है, इंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, इंट्रोपी ऑफ वेपर माइनस इंट्रोपी ऑफ लिक्विड। वेपर फेज में वेपर बना हुआ है बहुत ज्यादा, तो रैंडमनेस वेपर का बहुत ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, लिक्विड के कंपैरिजन में। तो स्वाभाविक है वेपर का ज्यादा इंट्रोपी, तो इसके सामने इसका नेग्लिजिबल, तो इसका मतलब हो गया कि ये बराबर हो गया इसके, तो ये क्या हो गया, थ्रू आउट कांस्टेंट हो गया। ये समझ में आ गया? अब चलो क्वेश्चन में तुमको क्या कह रहा है कि मोलिकुलर वेट ऑफ एक्स वाई जेड आर सेम, तो मोलिकुलर वेट कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट,
के बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, इनिशियल हो गया। बात सबको समझ में आया? क्लियर है? मतलब क्या समझे, जिसका टीबी इनिशियल ज्यादा होगा उसका केबी ज्यादा होगा, जिसका टीबी इनिशियल कम होगा उसका केबी कम होगा। यही हो गया, कहानी क्लियर है? नहीं ना हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या? तो चलो, इसका 100 है, इस 27 है और इसका 253 है। सबसे ज्यादा केबी किसका है, टीबी किसका है? तो जिसका टीबी ज्यादा होगा उसका केबी, तो इसका ई हो गया। उससे इससे कम कौन है, 100, और सबसे कम कौन है, ये। तो ये सबसे कम है तो इसका केबी सबसे कम होगा, मतलब ये हो गया। और इसका क्या होगा, ये इससे आता है, इसका ही हो गया, मतलब सामने सामने है, रास्ता सामने है। और कंफ्यूजन, अरे इतना कैला के बाद भी जब आया पहले क्वेश्चन, जिस दिन आईटी में आया होगा उस समय समझ सकते हो कि 90% बच्चा गलत किया होगा, क्योंकि इतना सोचने के बाद भी जब यहाँ पहुंचा होगा तो देखा होगा कि सामने सामने जा गया। बात समझ नहीं? अब कैसे मिलाने का मतलब तो नहीं क्या समझता, ऐसे ऐसे तिरछा तुरछी कैसा मिला घसेड़ के मिला देना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में मतलब है मिलाना तो ऐसे ऐसे तिरछा होना ही, आमने सामने भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट अप्लाई होना चाहिए, समझ में आ रहा है बात? तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है कि ऑलरेडी जो ट्रेंड दिया है जो सामने सामने वही है। तो आंसर क्या होगा, एक्स के लिए 100 का ये, इसका ये और इसका ये है, अकॉर्डिंगली ही अरेंज है। क्लियर है बात? सबको बात समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर है? रोल्स के छुटका नहीं बनेगा। अभी सॉल्यूशन पढ़ रहा है तो सॉल्यूशन में रोल्स का काम है, तो रोल्स का छुटका नहीं बनेगा तुम लोग, मतलब समझा ना? मतलब वो चला रहा है साथ में या छापियो रहा है। फिजिक्स पढ़ता तो आइंस्टीन के छुटका होता नहीं। अभी रोल्स, हाँ रोल्स का छुटका बनने का प्रयास नहीं करेगा, क्या है, बंद करेगा और मुंह बंद करके लिखेगा, ज्यादा काबिल नहीं बनेगा अपने आप। जल्दी उतारो, हो गया? ठीक है। एक क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? एक लास्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन जब तुम क्वेश्चन बनाने बैठो तो तुम्हारे कॉपी के बाहर एक को क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए कि जब हम बनाने जाए तो हर तरह के क्वेश्चन हमारे सामने से गुजरे होने चाहिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखोगे, लास्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस that will separate out on cooling a solution containing 50 gram of ethylene glycol in 200 gram of water to minus 9.3 degree C. Kf for water 1.86 Kelvin पर मोल kg। इसको थोड़ा सा थोड़ाएगा नहीं, बनाओ जल्दी। बाउंस मार रहा है कुछ। इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन इथाइलिन देखो, इथाइलिन किसको बोलते हैं, CH2 है इथाइलिन। क्लोरीन लगा देंगे डाई क्लोराइड। ग्लाइकॉल, ऑल, ओल का मतलब क्या हो गया, OH, ये हो गया इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथेन 1,2 डाइओल इज कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकॉल। दिस इज कॉल्ड सिंपल ग्लाइकॉल, या इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, और अगर यही चीज है CH2CH और OH, एक और OH बढ़ा देते, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल।
ग्लिसरॉल, क्या नाम याद रखोगे, बता दिए हैं। इथाइलिन ग्लाइकॉल ये हो गया C2H6O2, C2 दो दो चार दो छः, C2H6O2, मोलिकुलर मास इसका 62 आएगा, 24 34, हाँ ठीक है 62। पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको कि क्वेश्चन में बाउंस मार जा रहा है? ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, इस कारण सेपरेशन का भी क्वेश्चन हम बता दिए हैं। देखो क्वेश्चन सीधा है कि कहता है कि क्वेश्चन में हम 50 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो 200 ग्राम पानी में डाले। एक्चुअली क्या होता है कि इथाइलिन ग्लाइकोल जब हम पुट करते हैं तो वो सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, वो उससे आइस सेपरेट होने का ऑप्शन बना रहता है। जितना होना चाहिए चिलिंग उससे ज्यादा ज्यादा ठंडा हो जाता है, तो पानी क्या हो गया, आइस जो हो गया वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो हम ये करेंगे, जो डाटा दिया है पहले वहां से वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे। अब वेट सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है, उसमें से उसको घटा लेंगे, जो डिफरेंस आएगा मतलब उतना वाटर जो है वो सेपरेट होके बाहर निकल गया है। ये बात समझ आया? तो एक्चुअल में फ्रीजिंग में भाग लिया वो, चलो इसको लिख लिया हो, चलो इसको बता देता हूँ। देखो ऐसा क्वेश्चन रहे तो समझना है तुमको क्या, देखो सिंपल काम करना है। डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या है, के एफ एम है, तो डेल टी एफ हमको क्या दे रहा है, टी एफ, डेल टी एफ इज इक्वल टू टी एफ इनिशियल माइनस टी एफ फाइनल। तो यहाँ तो कौन चीज है, आइस का, मत समझ रहा है ना, वाटर है तुम्हारे पास। अब वाटर में तुमने क्या डाला है, C2H6O2 डाल दिया है, और डाल के तुमने क्या बनाया है, सॉल्यूशन बनाया है, यही ना। अब जो सॉल्यूशन तुम बना रहे हो इसी का, तो इसका दे रखा है टी एफ फाइनल कितना दिया हुआ है, -9.3 डिग्री सी, और टी एफ इनिशियल हमको क्या पता है, 0 डिग्री सी। तो डेल टी एफ इजकल टू क्या, टी एफ इनिशियल माइनस टी एफ फाइनल, तो ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस 9.3 डिग्री सी, मतलब कितना 9.3। तो डेल टी एफ आ गया। तो ये डेल टी एफ हो गया 9.3 इज इक्वल टू के एफ 1.86 इंटू एम, एम मतलब मोलालिटी। अब इसमें पानी हमको कितना लेके चल रहे हैं, ये कहता है कि इसमें जब हम विल सेपरेट आउट ऑन कूलिंग, इसमें जैसे ही इथाइलिन ग्लाइकोल डाले तो इथाइलिन ग्लाइकोल डालने के बाद कितना वाटर जो है वहां से सेपरेट हो गया, यही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग, तो सेपरेशन कहां से आ रहा है, इसी के कूलिंग से ना। तो जो कूलिंग, तो कूलिंग कितना वाटर का हुआ, तो टोटल जो वाटर होगा, टोटल वाटर दिया हुआ है, उससे हम देख लें कि कितना पानी एक्चुअल में उसमें से कूल हुआ। तो जो बचेगा वो मतलब निकल के बाहर चला गया है, नहीं ना होगा। तो ये क्या हो जाए, के एक्स, इसका वेट कितना है इथाइलिन ग्लाइकोल का 50 बाई मोलिकुलर वेट 62 इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम हो गया। तो ये 200 नहीं डाल के हम यहाँ क्या डालेंगे, जनरल फॉर्मूला ही था, हम यहाँ पहले क्या निकाल लेंगे, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट हम निकाल लेंगे कि एक्चुअल में कितना सॉल्वेंट जो है वो फ्रीज हुआ है। समझ में आ रहा है? अब यहां से वेट ऑफ वाटर हम निकाल लेंगे, तो वाटर का वेट हमको आ गया। ठीक है, तो अब पहले से वाटर का वेट 200 ग्राम है, 200 ग्राम है उस, और देख लेंगे ही कितना आया। तो वेट, ये वाटर जो हो गया क्या है, अमाउंट ऑफ आइस, अमाउंट ऑफ आइस, आइस सेपरेटेड, सेपरेटेड कितना होगा, तो वेट ऑफ वाटर टेकन इनिशियली, इनिशियली माइनस वेट ऑफ वाटर जो जो भाग लिया कूलिंग में, इन इन्वॉल्व्ड इन कूलिंग, स्टोरिंग जिसका हुआ। तो ये हो गया कितना 200, और माइनस यहां से निकाल के ये पुट कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा उतना पानी जो है वो सेपरेट हो गया है। क्लियर है बात? और अगर उतना ही आएगा मतलब वहां पे आइस सेपरेट नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है सबको?
तो ऐसा क्वेश्चन सेपरेशन का हो तो पहले सॉल्वेंट का वेट निकाल लो, जितना सॉल्वेंट का वेट दिया उसमें से उसको घटा लो, जो डिफरेंस आ रहा है मतलब उतना ही जो है वो आइस जो है सेपरेट होके बाहर निकला है। क्लियर है, समझ में आए बात? जो मेडिकल वाला सब है वो सब इस क्वेश्चन को छोड़ सकता है, ठीक है। ये सेपरेशन से आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा नहीं है, बट छोड़ सकते हो। सेपरेशन का क्वेश्चन आज तक तुम लोग को नहीं दिखा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, यहाँ तक तो सेम ना किए हैं, एगो खाली एक्स्ट्रा काम किए घटा लेना है, बस वही काम कर रहा है। याद रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि लेवल अब चेंज हो रहा है क्वेश्चन का, तो हो सकता है पूछ दिया जाए, ठीक ना। क्वेश्चन हो गया, समझ में आए बात? तो सेपरेशन वाला क्वेश्चन भी रहेगा तो बन जाएगा सबसे। चलो एगो HW इसका लिख दे रहा है घर से बनाने के लिए। 1000 ग्राम ऑफ 1 m सुक्रोज सॉल्यूशन, 1 m सुक्रोज सॉल्यूशन इन वाटर इज कूल्ड -3.534 डिग्री C. What weight of ice would be separated out at this temperature? Kf for water 1.86 Kelvin per mole kg। तुम लोग के लिए आंसर भी लिख देते हैं, आइस सेपरेटेड, क्योंकि मानते हैं तुम लोग को हम 352.98 ग्राम। लेड़ा आ गया आंसर तोरा। लाइसेंसी चिरकुट नहीं बनेगा, समझा कि नहीं? आ गया आंसर एक बौखा। चलो, तो ये 1000 ग्राम ऑफ 1 m सुक्रोज सॉल्यूशन इन वाटर इज कूल्ड टू इतना, व्हाट वेट ऑफ आइस वुड बी सेपरेटेड आउट एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, तो आशा करते कि क्वेश्चन अब तुमसे बन जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो ये था हमारा दूसरा और तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और उससे रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चंस हो सकते थे वो। ठीक है, अगले क्लास में अब हम लोग आएंगे तो हम लोग बात करेंगे किसका? ऑस्मोटिक प्रेशर और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो अगले क्लास में मिलते हैं फिर हम लोग।